हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस नए साल 2024 के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए हैं और इस साल में आप अपने सारे सपने पूरे करें। दोस्तों, वैसे हम साइंस के हैं तो हम साइंस के हिसाब से आपको बताते हैं कि हमारे इस ग्रह यानी कि पृथ्वी, हमारे इस पृथ्वी ने अपने सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाती है, मतलब बहुत सारे चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। तो उस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो है वो पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ इस टॉपिक 10वीं के हिसाब से जो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सब के लिए। जैसा कि आपको पता है, आप सब लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई, उसके बाद आपकी कुछ दिन की छुट्टियां भी हो गई। आज नए साल के साथ हम लोग आपकी इस पढ़ाई को और गति देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, नया साल आया है तो नए साल के अंदर आप अपने नई ताकत के साथ, बहुत ही खतरनाक ऊर्जा के साथ इस पढ़ाई पर लग जाइए। ये पढ़ाई ही वह जरिया है जो आपके तमाम सपनों को पूरा कर देगी। तो आपके और कोई सपने हैं जो है, उन सपनों तक पहुंचने का एक रास्ता है ये पढ़ाई। और अभी आप छोटे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम है, तो आपके पास सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ काम होना नहीं चाहिए। तो आप बेहतरीन पढ़ाई करें और नए साल में कुछ संकल्प लें कि हम लोग इस तरह से करेंगे और पढ़ाई को और एक बेहतरीन बना करके आपकी हर एक सब्जेक्ट को बेहतरीन बनाए। और विज्ञान को तो बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हमेशा हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने हमारे इस चैनल पर, ऐप पर लगभग 10वीं कक्षा का सिलेबस पूर्ण कर लिया। सिर्फ 2 हमारे पार्ट बचे हुए थे। इसमें बायो के 2 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर जो है वो थोड़ा बड़ा है और एक तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। आनुवांशिकता वाला छोटा है और एक हमारा चैप्टर है कि जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जो है वो जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। तो ये हमारा 7th चैप्टर है, 7वां चैप्टर है। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोगों ने जैव प्रक्रम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जो जैव प्रक्रम होता है, जैव प्रक्रम का ही एक भाग है जनन। देखो, जैव प्रक्रम का ही एक भाग क्या है? जनन। ठीक है, तो जीव तो आप जानते हो, आप सारे लोग क्या हो? जीव हो। जो सजीव होता है वो क्या होता है? जीव है। जिसमें एक चिट्टी भी जीव है, एक हाथी भी जीव है, एक खेजड़ी भी जीव है, एक नीमड़ा भी जीव है। ये सारे के सारे क्या है? जीव है। अच्छा, किसी को नीमड़ा समझ नहीं आया होगा? नीमड़ा मतलब नीम है ना। बबूल भी एक जीव है। इस तरह से ये सारे के सारे जो सजीव है वो क्या है? जीव है। क्लियर? अब हम बात करेंगे जनन कैसे करते हैं। अब आप कहोगे सर ये जनन क्या है? हम लोगों ने पोषण पढ़ा, हम लोगों ने श्वसन पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने उत्सर्जन पढ़ा, रक्त परिसंचरण पढ़ा, हृदय। पर ये क्या है जनन? ये क्या है? तो देखो, जनन एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने जैसा नया जीव पैदा करता है। जीव क्या करता है? जिस प्रक्रम के द्वारा अपने जैसा नया जीव पैदा करता है उसे हम जनन कहते हैं। क्लियर बात? अगर जैसे मैं आपसे कहूं
जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक आपके घर में बड़ा सा नीम का पौधा है, नीम का पेड़ है, नीम का पौधा भी होता है, पेड़ बन जाता है बाद में, नीम का पेड़ है, और वहां से आपके पास में एक दूसरा नीम का पौधा बना और धीरे धीरे वो भी पेड़ बना। तो नीम एक जीव था और नीम के पास दूसरा एक छोटा नीम तैयार हुआ और धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। तो ये बड़ा हुआ तो अपने जैसा जैसा जो नीम तैयार किया ना, तो जिस प्रक्रम के द्वारा तैयार किया ना, वो प्रक्रम क्या कहलाएगा? आपका जनन कहलाएगा। ठीक, देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में क्या है? गाय है, मान लो गाय है, ठीक है, किसी घर में होगी किसी के घर में नहीं होगी, लेकिन नाम तो पता होगा आप लोगों को गाय का। गाय एक क्या है? जीव है। गाय क्या है? एक जीव है। अब एक गाय ने एक बछड़ा पैदा किया, कैसा? गाय के जैसा जैसा होगा। भाई गाय के जैसा जैसा का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि सर उसका तो पूंछ है वो काला है, गाय का पूंछ, हमारी वाली का तो दूसरा कलर का था, या फिर आपको गाय तो बहुत बड़ी है, बछड़ा छोटा है, पर है तो वैसा ही वैसा ना, बड़ा तो बाद में हो जाएगा। दूसरा है वैसा का मतलब वो है तो गाय ही ना, बाद में धीरे धीरे गाय ही तो बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? तो ये क्या है कि गाय बनेगा? कि ऐसा थोड़ी है कि गाय ने बछड़ा पैदा किया, धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होकर के एक खेजड़ी बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या वो बाद में धीरे धीरे क्या बनेगा? गाय ही तो बनेगा। अरे भाई मतलब गाय बन सकता है, बैल बन सकता है, वो दोनों उनके एक मेल है एक फीमेल है, वो अलग बात है, लेकिन वो कैसे बनते हैं वो तो मैंने एग्जाम के टाइम बताया। और अगला चैप्टर जो है अनुवांशिकता, वो पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात यह है कि कोई भी जीव है वो अपने जैसा जैसा अगर कोई नया जीव पैदा कर सकता है तो उस प्रक्रम को हम जनन कहते हैं। उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। आई बात समझ आए? अगर मान के चलो तुम लोग कल कोई बच्चे पैदा करो, बच्चे तुम्हारे होंगे, बच्चे, शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो तुमसे तुम्हारे जैसे जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बच्चे किस प्रक्रम के द्वारा होंगे? जनन के द्वारा होंगे, है ना? भाई तुम लोग पैदा हुए ना, तो तुम कहते हो ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, तो ये तुम्हारे माँ और पापा से, मम्मी पापा से पैदा हुए, तो तुम जो पैदा हुए वो किस प्रक्रम के द्वारा हुए? वो जो हमारा जैव प्रक्रम था उसका नाम है जनन। क्लियर बात? अब आप कहोगे सर ये बात हमें समझ में आई कि रक्त परिसंचरण जो है जैव प्रक्रम का भाग है, श्वसन जैव प्रक्रम का भाग है। आप कहोगे सर पोषण भी जैव प्रक्रम का भाग है। तो हमें एक बात ये समझ में आई कि सर अगर पोषण नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, सही बात है। श्वसन नहीं होगा तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे, और उत्सर्जन नहीं होगा तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे, रक्त परिवहन नहीं होगा तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो आप कहोगे सर क्या जनन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे? आपके सवाल में बनेगा दिमाग में कि क्या जनन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे? तो देखो, जनन नहीं होगा तो हम जिंदा तो रहेंगे, इसलिए तो हमने उसको एक अलग चैप्टर बनाया। अलग चैप्टर इसलिए बनाया कि जो वो जैव प्रक्रम थे उनमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये जैव प्रक्रम ऐसा है जिसमें अगर आप इसको नहीं करोगे तो भी आप जिंदा तो रहोगे, तो अब आप कहोगे सर तो जरूरत क्या है इस जनन की? आप कहोगे सर इस जनन की जरूरत क्या है? तो जरूरत ये है कि देखो, अगर मान के चलो, एक बात बताओ मेरे को, जैसे मान के चलो हमारे पास पूरी इस संसार के अंदर हमारे पास चार गाय हैं। कितनी गाय हैं? एक ये गाय है, ठीक है ना, ये सींग बना देता हूं। ये कितनी गाय? 4। इसमें बेल भी है, ठीक है, बेल भी शामिल है। गाय का मतलब गाय, मनुष्य मैं कहता हूं, मनुष्य का मतलब महिला भी आती है और पुरुष भी आता है। तो इसी तरह से हमारे पास 4 गाय हैं, गाय में हमारा बेल भी शामिल है, ठीक है। अब ये चारों गाय जब ब्याएगी तो बछड़े पैदा करेगी,
फिर वो बछड़े पैदा करेगी, वो बछड़े पैदा करेगी, बछड़े पैदा करेगी, फिर ये मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी, फिर भी हमारे पास बहुत सारी गायें होगी, फिर वो बछड़े पैदा करेगी, ऊपर वाली मर जाएगी। ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा। और हमारे पास इस धरती पर बहुत सारी गायें, हमारे पास 4 से तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से मान लो कोई भी जीव है, वो क्या करता है, जनन करता है, जिससे क्या है, इस धरती पर उसकी पीढ़ी निरंतर बनी रहती है, उसकी पीढ़ी निरंतर बनी रहती है। जैसे हम उससे, हमारे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, जाति। अब जाति वो वाली जाति नहीं है जो तुम अपने नाम के पीछे लगाते हो, ये वाली जाति नहीं है। ये जाति का मतलब ये है कि तुम्हारी जाति मनुष्य है, गाय वो अलग जाति है, खेजड़ी अलग जाति है। समझ गए बात? ये इस जाति की मैं बात करूंगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो जाति है वो निरंतर गायों की बनी रहेगी। मान के चलो, मानो आप कि अगर इस गाय ने कहा मैं जनन नहीं करूंगी, यानी कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, या बैल ने कहा मैं बच्चे पैदा नहीं, मतलब बैल का भी योगदान है, आपको बाद में समझ, और ये भी बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन सब ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। इन्होंने कहा अब हम जनन नहीं करेंगे, बच्चा पैदा करने का मतलब जनन है। ठीक है, अब इन सब ने क्या किया, जनन करने का जो कार्यक्रम था उसको कैंसिल कर दिया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल, 5 साल, 10 साल, धीरे 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 ये बूढ़े हो गए। धीरे धीरे ये सारे के सारे जानवर थे, जो जीव थे, बूढ़े हो गए। और ये बूढ़े हो गए और एक दिन आया कि ये चले गए। एक दिन आया ये चले गए, मतलब मर गए। चले गए मतलब मर गए। अब बताओ इस धरती पर कितनी गाय बची, कितनी ये जीव बचे? तो आप कहोगे सर एक भी नहीं। फिर 50 साल के बाद अगर हम पूछें किसी को कि गाय, तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? जो 50 साल के बाद जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा गाय क्या है, गाय क्या होता होगा, गाय क्या होता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आपको मैं समझाना ये चाहता हूं कि अगर हम लोग, यानी कि कोई भी जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी जाति समाप्त हो जाएगी। उसकी जाति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। भाई इन गायों ने जनन करना बंद किया तो धीरे धीरे ये गाय मर गई और ये इनकी पीढ़ी जो है, इसकी जाति जो है वो समाप्त हो गई। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जनन जरूरी क्यों है। जनन जरूरी इसलिए है कि आपकी जाति को निरंतर बनाए रखना है। किसी भी जाति को निरंतर बनाए रखना है तो जनन जरूरी है। कल कोई मान लो मनुष्य, सारे के सारे मनुष्य, जैसे ऐसा समझो कल मोदी जी प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने एक बार आपको पता है, मोदी जी आए और मन की बात करते हैं मोदी जी, और उन्होंने कहा कि आज से 12 बजे ऐसे, मतलब उनकी स्टाइल है ना, भाइयों और बहनों आज से 12 बजे से जो है वो 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, बंद हो गए। अगर मान लो सपोज करो कि मोदी जी मन की बात कर रहे हैं और बोले भाइयों और बहनों आज से 12 बजे के बाद कोई भी आदमी, पुरुष यानी कि मनुष्य जनन नहीं करेगा। सोचो क्या होगा? कोई भी मनुष्य जनन नहीं करेगा तो क्या होगा? बताओ। मान के चलो मनुष्य जनन नहीं करेगा, जैसे हम भी नहीं करेंगे, कोई जनन नहीं करेगा, तो देखो जो बच्चे पैदा हो गए वो तो हो गए, जो प्रोसेसिंग है ऑलरेडी वो भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा। उसके बाद कोई बच्चे पैदा होंगे नहीं, क्योंकि जनन आज से बंद कर दिया तो बच्चे पैदा होंगे नहीं। अब जो मान लो किसी का पहले से ही कुछ हो रखा है तो वो मतलब प्रोसेसिंग में है, वो तो हो जाएंगे, और उसके बाद
उसके बाद बंद हो जाएंगे बच्चे पैदा। और मान के चलो एक बच्चा 9 महीने बाद हो गया, 9 महीने बाद हो गया, और 9 महीने के बाद 2 बच्चे नहीं होंगे, और 9 महीने वाला बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, 10 साल, 50 साल, 60 साल, सबसे छोटा वही होगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई पैदा नहीं होगा। 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का, कितना जिएगा बताओ? 90 साल का। उसके बाद वो मर जाएगा, और वो 90 साल का मरेगा, उससे पहले हम तो ज्यादा उम्र के होंगे, हम भी मर जाएंगे, और एक दिन इस धरती से क्या हो जाएगा? सब के सब मनुष्य समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ में आया कि हम जनन किस लिए आवश्यक है, जीवों के लिए जनन क्यों करते हैं? क्योंकि वो निरंतर जाति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो यहाँ पर जीव समझ में आ गया, जनन आपको समझ में आ गया होता क्या है, और अब हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं। ये क्या है, क्यों करते हैं। तुमसे कोई पूछे कि जनन करते क्यों है, तो उसका आंसर ये था। अब हम कहेंगे कि करते कैसे। आप कहोगे ये तो सर समझ में आ गया कि करते क्यों है, लेकिन अब ये बताओ कि करते कैसे हैं, जनन करते कैसे हैं। सिंपल। तो अब आपको यहां से ये बात समझ आ गई, तो अब हम बात करते हैं, फिर जनन के पास आते हैं कि कैसे करते हैं। देखो, जनन को करने का 2 तरीका है। जिसे हम कहते हैं जनन जो है वो 2 तरह का होता है। जनन जो है वो कितने तरह का है? 2 तरह का। एक तो होता है भैया, यहां से इसको ऐसे करते हैं, एक तो होता है लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। और एक यहां से होता है अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। ये 2 तरह का जनन होगा। जितने भी इस संसार में जीव है, इस संसार में जीव है, उनके 2 तरह का वो जनन कर सकते हैं। एक तो लैंगिक जनन और एक हो जाएगा अलैंगिक जनन। एक लैंगिक और एक अलैंगिक, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये दोनों है क्या, कि इसमें क्या है? तो देखो, एक बात बताओ मेरे को, आप लोगों ने मनुष्य देखा? अरे तुम ही मनुष्य हो, तुम क्या हो? मनुष्य हो। अच्छा, जो मनुष्य है वो कितने प्रकार के हैं? अरे भैया, मतलब बाय लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे मनुष्य कितने प्रकार के? आप कहोगे सर एक तो स्त्री है, मतलब महिला है। क्या है? महिला है। एक तो क्या है? महिला है। और एक क्या मिलेगी? एक मिलेगा पुरुष। एक क्या मिलेगा? पुरुष। एक तो महिला है, एक पुरुष है। अगर हम, जैसे हम बात कर रहे थे गाय, तो गाय में हमारे पास दो टाइप के जीव है। एक तो हमारा गाय हो गया, एक हमारा क्या हो गया? बैल हो गया। आई बात समझ में? होता है कि नहीं होता? भैंस में देखो, भैंस में क्या होता है? एक तो भैंस है, एक भैंसा है। भैंसा पाडा क्या है? पाडा है। भैंस और पाडा, ठीक। बकरा, एक बकरा है, एक बकरी है। बकरा और एक बकरी। तो कहने का मतलब जो है, इस धरती पर जो जीव है उसमें 2 टाइप के जीव होते हैं। एक नर, जिसे ये महिला है, जो महिला है इसे हम मादा कहते हैं, और जो पुरुष है उसे हम नर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नर। गाय है, मादा है। बैल क्या है? नर, ठीक। इसी को हम लोग फीमेल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फीमेल। इस नर को हम कहते हैं मेल। नर को हम क्या कहते हैं? मेल। अब यहां पर आपको 2 चीजें समझ में आ गई होगी कि जो भी जीव है इस धरती पर वो 2 टाइप का है, जिसे हम लिंग के आधार पे बांटते हैं। किसके आधार पे? लिंग, कि इसके अंदर कौन सा लिंग है, ठीक। एक तो मादा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? नर। एक मादा और एक नर। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां से ये दोनों जनन हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर लैंगिक जनन में क्या होगा कि नर और मादा दोनों प्रकार के जीव मिलकर के जनन करते हैं। दोनों प्रकार के जीव मिलकर के जनन करते हैं। तो ऐसा जनन
लैंगिक जनन कहलाता है। समझ में आ गया? ऐसा जनन जिसमें बच्चा या जीव, नया जीव पैदा करने के लिए नर तथा मादा दोनों की भागीदारी होती है, या दोनों मिलकर के नया जीव पैदा करते हैं, तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? अच्छा देखो, जैसे जैसे बताओ मेरे को, गाय है, तो गाय को अगर बच्चा पैदा करना है, नया बच्चा पैदा करना है, आपके घर में गाय है और आप चाहते हो कि वो एक बच्चा पैदा करे, तो क्या गाय अकेली बच्चा पैदा कर लेगी? गाय आपके घर में बांधी है, बच्चा पैदा कर लेगी? आप कहोगे सर आपको आप बड़े हो तो आपको ये सारी चीजें तो पता ही होगी कि गाय अकेली बच्चा पैदा नहीं करती है। तो उसको बैल के पास लेके जाया जाता है, बैल के पास लेके जाया जाता है, ठीक है। और जब बैल के पास लेके जाया जाता है तो यहाँ जैसे भैंस है, भैंस भी तो अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकती। आप चाहो कि भैंस ब्याहे और बच्चा पैदा करे तो अकेली पैदा नहीं कर सकती। भैंस को किससे मिलाना पड़ेगा? पड्डा से। गाय को किससे मिलाना पड़ेगा? बैल से। बिना अकेला न तो बैल बच्चा पैदा कर सकता है, न ही अकेली गाय बच्चा पैदा कर सकती है। जब ये दोनों मिलेंगे तब ही बच्चा पैदा होगा, तब ही क्या होगा? बच्चा पैदा होगा। इसके अलावा कोई चांस नहीं है। इसीलिए तो इसका ऐसा जनन कौन करता है? गाय है, बैल है, ठीक है ना। इसीलिए तो तुम लोगों के क्या होता है? शादी करवाते हैं। क्यों शादी करवाते हैं? तो एक ये तो आपको पता है कि आपने देखा है कि बच्चा जो पैदा करती है वो महिला बच्चा पैदा करती है, महिलाएं बच्चा पैदा करती है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि महिलाएं अकेली बच्चा पैदा कर सकती है? अकेली बच्चा पैदा कर सकती तो शादी क्यों करवाते फिर? तो शादी इसलिए करवाते हैं ताकि एक नर, एक या मादा बच्चा पैदा करती है, तो एक मादा एक नर के साथ रह सके और नर के सहयोग से बच्चा पैदा होता है। इसलिए ऐसे जनन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसमें दोनों लिंग, हमारे पास लिंग के आधार पर हमने दो लिंग बांटे, एक मादा एक नर, और दोनों लिंग अगर मिलकर के बच्चा पैदा करते हैं, अकेला एक लिंग बच्चा पैदा नहीं करे, तो ऐसा जनन लैंगिक जनन है। ऐसा जनन क्या है? लैंगिक जनन होता है। समझे आप बात को? अब देखो मैं बताऊंगा कि आप कहोगे सर महिलाएं हैं, महिला अकेली बच्चा पैदा कर रही है या पुरुष कैसे कर रहा है, पुरुष का क्या योगदान है? तो वैसे तो आप सारे बच्चे समझदार हैं ही, लेकिन फिर भी इसके अंदर सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पुरुष का क्या योगदान है, महिला का क्या योगदान है बच्चा पैदा करने में। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको सिंपल सा इतना ध्यान रखना कि अगर दोनों जो लिंग है, दोनों नर और मादा दोनों मिलकर के बच्चा पैदा कर रहे हैं तो लैंगिक जनन है। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर दोनों में से अकेला ही कोई भी अकेला जीव, अकेला चाहे नर हो या मादा हो, वो अकेला ही बच्चा पैदा कर ले, किसी दूसरे लिंग की आवश्यकता न रहे, तो ऐसा जनन जो है वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। ऐसा जनन जो है वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। सामान्यतः ऐसा जनन जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह में होता है। देखो इसमें एक चीज और है कि अकेला जीव बच्चा पैदा करे, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे जीव का अनुवांशिक पदार्थ ले ले। यहाँ पर एक ये मिसकंसेप्शन कई बार क्या होता है कि जैसे जो लोग पशु रखते हैं उन टाबरों को पता होगा कि जैसे अगर कोई भैंस है, भैंस को बच्चा पैदा कर रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हमें पता है भैंस जनन लैंगिक जनन करती है, तो लैंगिक जनन भैंस जब तक भैंसे के संपर्क में नहीं आएगी तो जनन नहीं होगा, तो भैंसे के पास लेके जाओ। लेकिन कुछ लोग भैंसे के पास लेकर नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं?
डॉक्टर से कुछ इंजेक्शन लगवाते हैं जिससे बच्चा पैदा हो जाता है। तो जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उसके अंदर क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके अंदर क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसलिए अब मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि अकेला जीव बच्चा पैदा कर ले, लेकिन किसी अन्य जीव के आनुवांशिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर नर अकेला बच्चा पैदा कर रहा है तो वो मादा से किसी तरह का कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं लेगा, और अगर मादा बच्चा पैदा कर रही है तो वो नर से किसी तरह का कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं ले, और अकेले ही खुद के दम पे बच्चा पैदा करे तो वो अलैंगिक जनन है। अगर कोई भी जीव अपना जैसे अकेला बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन अगर वो उसने थोड़ा भी किसी भी माध्यम से आनुवांशिक पदार्थ ले लिया तो वो जनन लैंगिक जनन हो जाएगा। वो जनन कैसा हो जाएगा? लैंगिक जनन। क्लियर बात? इस दो प्रकार के जनन में आप अंतर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए एक बात और बताता हूं कि जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, और इसमें ये बातें आप भले आप विज्ञान न पढ़ते हैं, आपके कोर्स में ऐसी बातें नहीं है, तो भी ये बातें आपके लिए काम की है। आपको पता होना चाहिए कि जीव जनन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या चीजें, ये सारी की सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बातें आप लोगों को आपके जीवन में जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ी हुई है। अगर आप मनुष्य हैं, आपको जनन के बारे में जानकारी ही नहीं है। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे गांवों में या सब बच्चे तो सब पैदा कर रहे हैं, लेकिन सबको जनन के बारे में जानकारी तो है ही नहीं। बस कैसे पैदा हो जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या है, कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों को, सब लोगों को जनन कैसे होता है, किस टाइप का होता है, ये सारी बातें हमें पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बातें ठीक है, इसके बारे में और आ गया। देखो अब हम बात करेंगे सीधा सीधा किसकी? अलैंगिक जनन की। ये बातें अब अगर आप लोगों ने पढ़ ली है तो हम सीधी सीधी बात करेंगे अलैंगिक जनन की, कि अलैंगिक जनन किस में होता है और कैसे कैसे हो जाता है। उसके बाद हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन हमारे इसमें किस किस का है? एक तो हमें मनुष्य का पढ़ना है, आप लोगों का तो पढ़ना ही पढ़ना है कि हम मनुष्य लोग जो है वो कैसे जनन करते हैं। उसके साथ ही हम पेड़ पौधों का भी पढ़ेंगे। मनुष्य से जुड़ा मनुष्य के जैसा जैसा सारे जीवों में होता है, जो कह सकते हैं जंतु है, उनमें इसी तरह से होता है। तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कैसे होता है। उसके बाद हम पेड़ पौधों में पढ़ेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अलैंगिक जनन की। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम रखते हैं। हम यहाँ से सीधा सीधा निकालते हैं अलैंगिक जनन। हम सीधा सीधा कौन सा निकालते हैं? ये अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जनन, आपको एक बात तो समझ में आ गया कि अलैंगिक जनन होता कैसे है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है। हमारे पास जो जीव होते हैं, जो जीव हैं, कोशिका की संख्या के आधार पे दो तरह के हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर कितने तरह के हैं? दो। आप कहोगे कौन कौन से? तो हम कहेंगे एक तो एक कोशिकीय। कैसे? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव जिसका शरीर सिर्फ कितनी कोशिकाओं का मिलकर, कितनी कोशिकाओं का हो? सिर्फ एक कोशिका का हो। और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों के अंदर अलैंगिक जनन होता है, और ये होता कैसे है। जितने भी एक कोशिकीय, देखो आपको बताइए, एक कोशिकीय जो जीव है उनका सारा शरीर एक ही कोशिका का है, तो हाँ उनके अंदर वेल डेवलप एकदम विकसित जनन अंग वगैरह नहीं होते हैं। इस वजह से इनके अंदर एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीवों में ये आपका अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है। देखो इसके लिए अलग अलग टाइप की विधियां हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली एक विधि आती है जिसका नाम है विखंडन। सबसे पहले एक विधि आती है जिसका नाम है विखंडन। विखंडन, इसे हम लोग इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं।
इसे हम लोग इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखो सिंपल सा है। मान लो कोई भी एक जीव है और वो जीव चलते चलते, या मतलब उसको जब जनन करना है तो जैसे, अच्छा एक कोशिका के जीव का उदाहरण आप बता सकते हो? आप कहोगे सर अमीबा, पैरामीशियम, है ना। तो ये, तो जैसे हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा में क्या होता है, ये मान लो ये क्या है, जीव है, अमीबा है, ठीक है। जब इसका मूड है जनन करने का, तो ये क्या करेगा, ये दो भागों में टूट जाएगा। ये क्या करेगा, दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। तो ऐसा, तो विखंडन में क्या होता है कि कोई भी जीव अगर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, अधिक भागों में क्या करे, विभाजित हो जाए या टूट जाए, और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाए, प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाए, तो इस तरह का जनन जो है वो बहुखंडन कहलाता है। इस तरह का जनन जो है विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, विखंडन। यानी कि दोबारा से सुनिए कि अगर कोई भी जीव विभाजित होकर के दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंट जाए और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाए, तो इस तरह का जनन जो क्या कहलाएगा, विखंडन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विखंडन कहलाएगा। आई बात समझ में? इसमें जो जो जीव नया बन रहा है और जो है जिससे बन रहा है, देखो एक बात यहाँ पे दो चीजें समझना, कि जो जिससे बच्चा पैदा हो रहा है उसे तो हम जनक कहते हैं। जैसे तुम्हारे जनक तुम्हारे माँ बाप है, और जनक से जो बच्चा नया पैदा हुआ उसे हम संतति कहते हैं। उसे हम कौन सी संतति कहते हैं, ठीक। तो ये इस विखंडन में जो जनक है वैसी की वैसी संतति प्राप्त होती है, वैसी की वैसी संतति प्राप्त होती। दूसरी बात, ये विखंडन को हमने ऐसे ही दो भागों में बांट दिया। विखंडन को यहाँ ए लिख देते हैं। विखंडन को हमने कितने भागों में बांटा, दो। एक तो मान लो द्विविखंडन, एक तो द्विखंडन या द्विविखंडन, और एक आपका बहुविखंडन, एक आपका बहुविखंडन। समझ में आया? दो नाम, कुछ भी नहीं है, नाम ऐसे ही हमने रखे। अगर मैं बात करूं द्विखंडन या द्विविखंडन की, इसको द्विखंडन भी कह सकते हैं, द्विविखंडन भी कह सकते हैं। अब यहां पर ये समझो, द्विखंडन का मतलब ये है अगर कोई जीव सीधे कितने टुकड़ों में बटे, दो टुकड़ों में। द्विखंडन का क्या है, दो टुकड़ों में बनता है। तो दो टुकड़ों में बनता है तो बनने वाला नया जीव, बनने वाला हर एक टुकड़ा दोनों टुकड़ों से नए जीव बन जाए, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं अमीबा की, अमीबा ने क्या किया, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ तो इसने सोचा अब जनन करते हैं, तो ये इस तरह से खांच बनाता है, इस तरह से क्या करता है, खांच बनाता है। ये क्या होता है, केंद्रक, और धीरे धीरे केंद्रक बड़ा होता है। फिर क्या करता है, केंद्र का हो जाता है विभाजन, एक केंद्र यहाँ बन गया, एक केंद्र यहाँ बन गया, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये एक नया जीव बन गया और ये एक नया जीव बन गया, ये एक नया जीव और ये एक ये नया जीव। आई बात समझ है? इसका केंद्रक है, इसका भी केंद्रक है, तो ये किसमें हो गया, अमीबा के अंदर। किसमें हो गया, अमीबा के अंदर। ये कोशिकीय जीवों की बात करते हैं। तो ये जो है बहुत सारे जीवाणुओं के अंदर होता है, बहुत सारे किसमें, जीवाणुओं के अंदर होता है, जीवाणु के अंदर, और साथ ही ये प्रोटोजोआ के अंदर होता है, प्रोटोजोआ के अंदर होता है। ये छोटी क्लास में हम पढ़ के आएंगे होंगे जीवाणु क्या होता है और प्रोटोजोआ क्या होता है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ और जीवाणुओं के अंदर होता है। अमीबा में देख लिया। अच्छा, आप कहोगे पैरामीशियम के बारे में। देखो पैरामीशियम जो है वो इस तरह का जीव है, और इसके एक छोटी भी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक, एक क्या होती है, छोटी होती है। अब देखो इसमें तो क्या है, कहीं से भी ये कटेगा ना तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव पैदा कर देगा। लेकिन जैसे चलो ये तो अपन लेशमानिया की बात कर देते हैं, पैरामीशियम भी इस लेशमानिया की बात करता है। किसकी बात कर रहे हैं, लेशमानिया की। तुमसे प्रश्न ये पूछे कि लेशमानिया में जनन कैसा होगा, तो द्विखंडन होगा। इसमें देखो, इसमें ये हमने मान ला
ये पूंछ वाला लेशमानिया है, ठीक है। अब पूंछ क्या है, ये छोटी मान लो, छोटी, ठीक है, छोटी होती है ना, यहाँ पीछे लोग रखते हैं ना कहीं कहीं, ये छोटी वाला आदमी है। अब इसमें क्या है, इसको तो कहीं से भी तोड़ो, लेकिन इसके लफड़ा है, इसके क्या है, अगर इसको ऐसे तोड़ दिया तो ये यहां से जो पैदा होगा उसके पास छोटी नहीं होगी, और छोटी बिना लेशमानिया काम का आदमी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, छोटी। तो इसको एक खास सिरे से विभाजित करना पड़ता है। तो ये जब इसको जनन करना है तो ये नीचे से 2 भागों में बढ़ता है, और यहाँ पर जो ये केंद्रक है बड़ा होता है, और एक छोटी ये है ही है, एक छोटी और यहाँ निकलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ये इतना बड़ा हो गया, यहाँ पर एक केंद्रक अलग हो गया, यहाँ केंद्रक अलग हो गया, ये भी छोटी बड़ी होगी और ये भी छोटी बड़ी होगी। अब आगे जाके ये यहाँ से टूट जाएंगे और नया जीव बना लेंगे, इसके पास भी छोटी होगी, इसके पास भी छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने ऐसे काटा होता, इसको ऐसे काटा होता, तो आप कहते क्या, इसको काटते हैं, तो ये ऐसे काटते, तो इसके पास तो क्या आ गई, छोटी, और इसके पास मान लो केंद्रक तो बन जाता, लेकिन छोटी कहाँ से बनती, तो इसके छोटी नहीं होती। तो ये कहता ये जो मतलब जो जनक होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पापा। ये कहता पापा इसके छोटी, मेरे छोटी कहाँ है, पापा को क्या कहता, इसके छोटी है, मेरे छोटी नहीं है, तो मेरे भी छोटी, और छोटी कैसे बनेगी, छोटी तो साहब यहीं से बनती है, छोटी तो यहीं से बनती है, ऊपर सिरे पे, ठीक है। तो इस अमीबा के अंदर विभाजन किसी भी तल से, इसको हम किसी भी साइड से काट सकते हैं, लेकिन लेशमानिया के अंदर इसका जो विभाजन है वो विभाजन एक विशिष्ट तल से करना होता है। विशिष्ट तल से होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक कोड़े के जैसी एक सूक्ष्म संरचना है, या यूं कह सकते हैं एक छोटी के जैसी सूक्ष्म संरचना होती है, जिसके कारण इसका विभाजन ऐसे नहीं कर सकते, इसका विभाजन ऐसे ही होगा। क्लियर बात। तो ये कौन सा है, ये द्विखंडन है। अब हम बात करते हैं बहुखंडन की। तो बहुखंडन में क्या होगा, एक जीव एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। एक जीव क्या हो जाएगा, एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। जैसे इसका प्लाज्मोडियम में ऐसा होता है। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम। अच्छा देखो, प्लाज्मोडियम किस लोगों ने नाम सुना हुआ है, प्लाज्मोडियम किन किन लोगों ने नाम सुना हुआ। प्लाज्मोडियम देखो, जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया आप कहोगे मैं कहूं आपको कि किससे होता है मलेरिया, आप कहोगे मच्छरों के काटने से। किसके, कौन सा मच्छर काटता है, तो आप कहोगे सर मादा एनाफ्लिस, ठीक है। लेकिन मादा एनाफ्लिस मच्छर काटता तो है, लेकिन मच्छर से नहीं होता, वो होता किससे, प्लाज्मोडियम से होता है। वो रोग होता किससे, प्लाज्मोडियम के तरफ। और ये प्लाज्मोडियम कहाँ होता है, तो ये मादा एनाफ्लिस पर होता है। और मादा एनाफ्लिस यहाँ से जैसे ही आएगी, हमारे कहीं भी कांटे की डंक मारेगी, और डंक के साथ हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम जाएगा। कौन जाएगा, प्लाज्मोडियम जाएगा, और प्लाज्मोडियम की वजह से हमारे को कौन सा रोग होता है, मलेरिया। इसलिए इसे मलेरिया का रोग कारक कहा जाता है। मलेरिया का क्या कहते हैं, इसको रोग कारक कहते हैं। रोग कारक, कारक का मतलब कारण, कि किससे हो रहा है, तो कहेंगे प्लाज्मोडियम से। फैला कौन रहा है, मतलब किसने इसको लाया, इसे हम कहते हैं रोग वाहक। ये प्लाज्मोडियम को लाया किसने, तो आप कहोगे एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफ्लिस। और ये मच्छर जो है मादा एनाफ्लिस, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रोग को फैलाने वाला वाहक। इसे क्या बोलते हैं, रोग वाहक, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो बहुखंडन के या बहुविखंडन के कारण। बहुखंडन के मैं कह सकता हूं, विखंडन को आप खंडन भी कह सकते हो। क्लियर बात। विखंडन का मतलब कुछ नहीं होता है, खंडन या विखंडन सेम ही होता है। विखंडन का मतलब टूटना, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, जैसे ये प्लाज्मोडियम, इसका यही तो लफड़ा है, इसीलिए तो ये एकदम मलेरिया का रोग वाहक है। ये हमारे शरीर के अंदर गया और ये क्या करता है, इस तरह का एक जीव है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर एक परत बनती है। ये मान लो एक
प्लाज्मोडियम है। ये क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जब जनन करना होगा तो कैसा जनन करेगा? आपको कि सर बहुखंडन करेगा। अब ये इसका लफड़ा देखो, ये क्या करेगा? ऐसा, एक ऐसा, 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 बहुत सारे अंदर प्लाज्मोडियम बन जाएंगे, अंदर ही अंदर बन जाएंगे, अंदर ही अंदर ऐसे टुकड़े बन जाएंगे। और जैसे ही इसको जनन करना है तो हाँ, जैसे अब ये हमारे शरीर के अंदर गया और ये अकेला वहां पर ऐसे बैठा है, तो अकेला बैठा है तो इसको सीरियस नहीं लेता कोई कि अकेला है, पता नहीं कौन है क्या है, तो ये पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही ये परत टूटी तो ये सारे के सारे अकेले कितने हो गए? मतलब बहुत सारे, बहुत ज्यादा प्लाज्मोडियम पैदा हो जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये परत टूटते ही नए जीव बन जाएंगे। तो ये किसमें हो गया? प्लाज्मोडियम। आई बात समझ? ऐसा का ऐसा एक तीसरे नंबर का जनन हो जाएगा विखंडन। विखंडन को हमने द्विखंडन और बहुखंडन में बांटा। एक और हमारा लास्ट है मुकुलन। कौन सा है? मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या होता है? मुकुलन को हम इंग्लिश में ब्लीडिंग कहते हैं। बडिंग है, BUDING, बडिंग। ये क्या होता है? बड, बड एक नाम है, वहां से इसका नाम आया बडिंग, BUD, बड या बर्ड। अब ये मुकुलन होता किसमें? ये होता है ईस्ट के अंदर। ईस्ट, ईस्ट नाम सुना है? ईस्ट जो होता है, जैसे डबल रोटी वगैरह आती है ना, जो डबल रोटी वगैरह गांव में इसका प्रचलन नहीं होता है, शहरों में होता है। टोस्ट वगैरह, टोस्ट तो सेक देते हैं डबल रोटी को, सेम है। ब्रेड वगैरह जो होती है उसमें ये ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ईस्ट के अंदर ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे या बना देते, ठीक है, ये ईस्ट है तो इसमें ये एक संरचना निकलती है बड के जैसी, ये संरचना निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? बड। बड या इसे मुकुल बोलते हैं, ये मुकुलन है। और इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं तो इसको बड कह दिया, और हिंदी में मुकुलन बोलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। मुकुल तो किसी छोरे का नाम भी हो सकता है, लेकिन तो याद ध्यान रखना ये मुकुल है। तो ये ऐसे ऐसे बड बन जाती है, इसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और ये फिर बाद में टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो इससे क्या बन जाता है? नया जीव बन जाता है। क्लियर बात? ये सिंपल सा मुकुलन है, ठीक है, ये मुकुलन है। ये ऐसा हाइड्रा के अंदर भी होता है, ये हीस्ट के अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर भी होता है। सिंपल बात। ये ऐसी सिंपल सिंपल सी बातें हमने किसके बारे में करी? एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन की बात है। सामान्यतः एक कोशिकीय जीव है, सारे एक कोशिका के हैं, तो ये क्या, कौन सा जनन करेंगे? ये जनन अलैंगिक जनन ही करेंगे। अब बात करेंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो भी लैंगिक अलैंगिक जनन करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में भी अलैंगिक जनन होता है, तो वो कैसे होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कल। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ आए? ये जो मुकुल है ये बहुत ज्यादा भी बन सकता है, ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे श्रृंखला, जिसे हम मुकुलों की श्रृंखला बोल सकते हैं। ये क्या बन गई? श्रृंखला। एक बने तो एक मुकुल, नहीं तो ज्यादा बने तो श्रृंखला बन गई, ठीक बात? आई बात है समझ में आप लोगों को? ये सिंपल सी ये बात है जनन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इंटरेस्टिंग है ही है, उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। एग्जाम में अच्छे से पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आपके जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना? जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये भी आपसे जुड़े हुए थे, तो आपको मजा आता है कि कैसे श्वसन होता है, खाना कहाँ जाता है, खाना कैसे पचता है यार, ये मतलब हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो साइंस तो हालांकि हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई है, लेकिन विशेष तो ये बायोलॉजी जो है वो तो हमारे ऊपर ही तो है, जीवों के ऊपर ही तो है। और जब स्पेशली बात जीवों की आती है, जंतुओं की आती है, तो जंतुओं में, और मानव की आती है, तो मानव की तो हमें पता होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए तो आज हम करा देंगे, ठीक है। चलो इतनी बातें आज करेंगे, बाकी की बातें कल करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और कमेंट करके आप लोगों का प्यार जरूर देना। इसी के साथ एक बार पुनः आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।